Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discussing about male reproductive system. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं और रिक्रिएट करते हैं। तो हमें रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है? तो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की नीड है। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो हेल्प करती है जनरेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाने में। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कुछ टाइम के लिए, कुछ ईयर के लिए स्टॉप हो जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ पे और इस यूनिवर्स में सभी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की नीड है। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्शन की। तो मेल रिप्रोडक्शन में बात करें तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर मेनली आती है टेस्टिस। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं जो एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो उसके अंदर आते हैं एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। जो एसेसरी ये डक्ट होती हैं इनका काम होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, मेल गैमीट। तो मेल गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए मेल बॉडी से लेकर फीमेल बॉडी तक तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है एसेसरी डक्ट। फिर हम लोग बात कर रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ग्लैंड का फंक्शन होता है सिक्रीशन का। तो इनका कुछ ना कुछ सिक्रीशन होता है, जैसे फ्लूइड सिक्रीशन होता है, न्यूट्रिएंट। तो वो फ्लूइड और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए और उसके मैच्योरेशन में हेल्प करती है ग्लैंड। और जो थर्ड इसके अंदर है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया मेल में होता है मेनली पेनिस, ठीक है ना। तो पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर टेस्टिस की। तो टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं और वन पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, मतलब 2 इन नंबर। वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेन कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। स्क्रोटम ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये अपना स्क्रोटम है। स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता और इसी के अंदर प्रेजेंट होते टेस्टिस, ठीक है ना। ये टेस्टिस। तो जो अपने टेस्टिस है वो मेनली बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर भी तो हो सकते। तो उसका रीजन है बॉडी के बाहर जो मेनली अपनी जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता। टेस्टिस के अंदर एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे मेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव का जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन होता है। तो उसके प्रोडक्शन के लिए बॉडी को 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लोअर चाहिए। तो जैसे नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। तो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है अपना ये स्क्रोटम जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को कम करता है, वो हेल्पफुल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है टेस्टिस को, ठीक है ना। तो ये जो टेस्टिस है ना वो स्टार्टिंग से ही एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब प्रेगनेंसी का 7th मंथ चल रहा होता है तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये डिसेंड होते हैं एब्डोमेन कैविटी से अंदर स्क्रोटम तक। और जो डिसेंड होते हैं तो एक कैनाल होता है, उस कैनाल का नाम होता है इंग्विनल कैनाल। तो इंग्विनल कैनाल होता है ये ऐसा, ठीक है ना। इंग्विनल कैनाल है, यही कैनाल एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम तक टेस्टिस को लेकर आता है ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम के अंदर नहीं आते उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या होता? फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी टू स्क्रोटम। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या होता है, जो अपने टेस्टिस है मेनली प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन कैविटी में। तो जब 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का चल रहा होता उस टाइम पे ये डिसेंड नहीं हो पाते, स्क्रोटम में नहीं आ पाते। तो उसी कंडीशन को हम लोग
उसी कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। अगर क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म कंडीशन किसी भी मेल इंडिविजुअल में है तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी नहीं। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी नहीं तो स्टेराइल पर्सन होगा, मतलब रिप्रोडक्टिव एक्टिव नहीं होगा, स्टेराइल होगा, और स्पर्म का प्रोडक्शन उसकी बॉडी के अंदर होगा नहीं, ठीक है ना। तो जो थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है जो स्क्रोटम करता है, तो उसके लिए मेनली दो मसल रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो एक तो डार्टस मसल होती है, दूसरी होती है क्रीमास्टर मसल। ये दोनों मसल स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, और वही रेगुलेट करती है थर्मोरेगुलेशन। तो जैसे सीजन में चेंज आते रहते हैं, समर आ रही है, विंटर आ रही है, तो समर के टाइम और विंटर के टाइम जो ये मसल्स होती हैं, जैसे विंटर की सीजन चल रही है, अभी विंटर वाला ही टाइम है, ठीक है ना, तो विंटर के टाइम क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। विंटर में स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या हो, बॉडी से ज्यादा हीट लॉस ना हो। और समर के टाइम क्या होता है, जो भी स्क्रोटम होता है वो अपना रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है, जिससे क्या हो, ज्यादा टेम्परेचर बढ़े ना और जो एक्स्ट्रा हीट हो वो रिलीज हो जाए। तो समर के टाइम पे एक्सपेंड करता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है स्क्रोटम। रिलैक्स भी बोल सकते हो और एक्सपेंड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके लेटरल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिस की। तो लेटरल सेक्शन जब कट करके देखेंगे तो टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा। तो टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल बनते हैं वो एक लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो यही लेयर हेल्प करती है जो 200 से 250 लोब्यूल फॉर्मेशन करने में। और हर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने ये बना के दिखाए 4-5 लोब्यूल्स, तो ऐसे एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते, और हर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते 2 से 3, ठीक है ना। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता, जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चलती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो इनसे एक डक्ट निकलती है, उस डक्ट का नाम होता है ट्यूबुलाई रेक्टी। तो वो डक्ट ओपन, जब वो ये ट्यूबुलाई रेक्टी ये डक्ट है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रही है, तो ये डक्ट एक साथ मिलती हैं, जब मिलती हैं नेटवर्क बनाती हैं, तो उस नेटवर्क को हम लोग ये बोलते हैं रेटी टेस्टिस। तो ये टेस्टिस जब ये एक साथ मिल गई, सब ट्यूब्यूल्स मिल गए, तो इनके मिलने से एक नेटवर्क बना बड़ा, तो उसी नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है ना। तो रेटी टेस्टिस, ये यहाँ तक ये जो पार्ट है ये सब टेस्टिस के अंदर का पार्ट है, ठीक है ना। तो फिर रेटी टेस्टिस से डक्ट निकलती है, उन डक्ट का नाम होता है वासा एफ्रेंशिया। जो वासा एफ्रेंशिया होती है वो टेस्टिस से कनेक्ट करती है एपिडेर्मिस को, ठीक है ना। तो जो ये वाली डक्ट है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, स्पर्म आ गया रेटी टेस्टिस तक। तो रेटी टेस्टिस से एपिडेर्मिस तक जो स्पर्म का ट्रांसफर कराती है वो कराती है वासा एफ्रेंशिया, ये जो डक्ट है, ठीक है ना। ये वासा एफ्रेंशिया डक्ट है जो कनेक्ट करती है रेटी टेस्टिस को एपिडेर्मिस से। फिर एपिडेर्मिस के अंदर पहुंचा स्पर्म, तो एपिडेर्मिस के अंदर स्टोर भी होता है स्पर्म और मैच्योरेशन भी होता है स्पर्म का, ठीक है ना। तो एपिडेर्मिस ग्लैंड है, वो डक्ट है सॉरी, तो इस डक्ट के अंदर स्पर्म का स्टोरेज भी होता है और मैच्योरेशन भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, ठीक है ना। तो एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये स्ट्रक्चर है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक तो सर्टोली, ये जो बड़े बड़े सेल्स ये जो मैंने दिखाए हैं ये सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है ना। सर्टोली सेल का काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, नरिश करते हैं स्पर्म को सर्टोली सेल्स। और जो दूसरे सेल्स होते हैं ये स्मॉल जो मैंने दिखाए हैं आपको, ये होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, या और इनको हम लोग बोल सकते हैं स्पर्म मदर सेल।
स्पर्म मदर सेल। तो ये स्पर्म मदर सेल होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो हम बात अभी कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो कैसे होती है, ठीक है ना। तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर सबसे पहले और ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होती है सेल डिवीजन की, माइटोसिस, ठीक है ना। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता कि इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है वो इक्वल रहता है, और जो मियोसिस होती है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तो सबसे पहले माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो एक सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है ना। एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, एक सेल ये और एक ये। तो इनके अंदर भी क्या, जो प्लॉइडी है वो 2n है, ठीक है ना, 2n डिप्लॉयड सेल है, ठीक है ना, 2n है दोनों सेल। तो हम एक सेल को लेके चल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। फिर जित जित जितने भी गोनेट्स है, चाहे मेल गोनेट्स हो चाहे फीमेल गोनेट्स, स्पर्म हो या फिर ओवम हो, तो इनका प्रोडक्शन मेनली मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता, और ये हैप्लॉइड इन नंबर होते। तो सबसे पहले इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी सेल डिवीजन की, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगी, तो एक सेल से दो सेल बनेंगे फिर से, ठीक है ना, दो सेल। तो माइटोसिस के अंदर तो जो क्रोमोसोम नंबर था वो इक्वल रह रहा था, बट मियोसिस के अंदर क्या हो रहा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा। तो इनकी प्लॉइडी एन हो जाएगी, एन एंड एन, ठीक है ना। इनको ही बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। तो जो मियोसिस होती है वो टू फेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, अब स्टार्ट होगी मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड होगी तो इन दो सेल से चार सेल बनेंगे, ठीक है ना। और जो मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस सेकंड बिल्कुल सिमिलर होती है मियोसिस माइटोसिस की तरह, ठीक है ना। मियोसिस सेकंड माइटोसिस की तरह होती, सिमिलर होती है, क्योंकि इसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो फिक्स रहता है, और जो मियोसिस सेकंड है उसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। तो ये दो सेल है, तो दो सेल से अब चार सेल बनेंगे, एक दो तीन चार, और चारों एन होंगे, मतलब हैप्लॉइड सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। और जो ये चार सेल बने ये इमेच्योर स्पर्म है, तो इन इमेच्योर स्पर्म को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना, स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स मतलब जो इमेच्योर सेल्स होते हैं इनके अंदर टेल नहीं होती है, फिर इनका मैच्योरेशन स्टार्ट होता, जब यही सेल मैच्योर हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना। ये सब स्पर्म सेल है, इमेच्योर स्पर्म सेल। तो इमेच्योर स्पर्म सेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, और जब ये इमेच्योर स्पर्म सेल मैच्योर हो जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म सेल। मैच्योर स्पर्म सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, और इमेच्योर स्पर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मेनली कंप्लीट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सबसे पहले बनते हैं स्पर्मेटिड, जो कि इमेच्योर स्पर्म होते। तो इमेच्योर स्पर्म से स्पर्मेटोजोआ जो मैच्योर स्पर्म होते, तो इमेच्योर स्पर्म से मैच्योर स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता, जो स्पर्मेटिड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर स्पर्म के अंदर, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है स्पर्म, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता, जो स्पर्म होते हैं वो मेनली नरिशमेंट लेते हैं किससे, सर्टोली सेल से। तो सर्टोली सेल से जो डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन।
उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कैसे मतलब जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते, ठीक है ना। और जो स्क्रोटम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टेस्टिस को। तो टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते, 200 से 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते। उन लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया टेस्टिस के अंदर, तो स्पर्म ट्रांसफर हो गए। तो स्पर्म जो टेस्टिस को और जो डक्ट को कनेक्ट करती है, तो एक डक्ट होती है, उस डक्ट का नाम होता है बासा एफ्रेंसिया। तो बासा एफ्रेंसिया ट्रांसफर करती है जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बने उनको ट्रांसफर करती है एपिडिडाइमिस डक्ट में, ठीक है ना। तो एपिडिडाइमिस डक्ट लेके जाती है बासा बास डिफरेंस डक्ट है, एपिडिडाइमिस ट्रांसफर करती है बास एफरेंस डक्ट में, ठीक है ना। तो बास एफरेंस फिर ये डक्ट जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर से जाते हुए यहाँ पे एक एम्पुला मिलता है, ठीक है ना, एम्पुला। तो एम्पुला के पास ही होती है एक डक्ट ग्लैंड होती है, ठीक है ना। इस ग्लैंड का नाम होता है सेमिनल वेसाइकल, जो वन पेयर ऑफ ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन करती है, इसके अंदर ग्लैंड का फंक्शन ही होता है सिक्रीशन। तो ग्लैंड अपना फ्लूइड और जो भी न्यूट्रिएंट है वो सिक्रीट कर देती है इस डक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो जो स्पर्म है, स्पर्म जब इस फ्लूइड के इसके कंटेंट के साथ मिलता है तभी वो सीमन में कन्वर्ट हो जाता है, सीमन बन जाता है इसके सिक्रीशन के बाद ही, ठीक है ना। फिर जब सेमिनल वेसाइकल, ये ग्लैंड और ये बास डिफरेंस डक्ट दोनों मिलती हैं, दोनों मिलने के बाद एक न्यू डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। उस डक्ट का नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना। तो इजैकुलेटरी डक्ट जब आगे जाती है तो वहां पे एक ग्लैंड और मिलती है, उस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन इसके अंदर मेनली फ्लूइड का सिक्रीशन करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को, ठीक है ना। तो ये अपना सिक्रीशन इसी डक्ट के अंदर रिलीज करती है। फिर नेक्स्ट प्रेजेंट होती है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। कॉपर्स ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये मेनली लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते तो पेनिस में इरिटेशन वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है और अपना सिक्रीशन भी वो भी इसी ग्लैंड के अंदर रिलीज करती है, ठीक है ना। फिर जो ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर, मतलब यूरेथ्रा के अंदर, यूरिनरी जेनाइटल डक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, यूरिन प्लस स्पर्म या फिर सीमन दोनों एक ही डक्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं मेल बॉडी से फीमेल। तो उसी की वजह से इसका नाम है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है ना। तो जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो ओपन हो गई यूरिनरी जेनाइटल डक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये 17 से 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और फिर यही हेल्प करती है ट्रांसफर करने में मेल बॉडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करने में। और ये ऑर्गन जो आपको ये दिख रहा है इसका नाम होता है पेनिस। पेनिस ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो हेल्प करता है स्पर्म को ट्रांसफर में मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर। जब ये स्पर्म और ये इसकी जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, इसकी ओपनिंग को, पेनिस की ओपनिंग को, ठीक है ना। तो जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो जब फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज होंगे। मेल गैमीट होता है स्पर्म स्पर्म और जो फीमेल गैमेट है वो होता है ओवम, ठीक है ना, ओवम। तो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर पहुंच गया, ठीक है ना। तो मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम दोनों एक साथ फ्यूज होंगे, ठीक है ना। और जो फ्यूजन की प्रोसेस है उस फ्यूजन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल और फीमेल गैमीट एक साथ फ्यूज होंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीजन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, ठीक है ना, एम्ब्रियो। और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो मेनली फेलोपियन ट्यूब में होता है। फिर वहां पे जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन के बाद जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर होती है फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस की बॉल पे जाके अटैच होती है। तो अटैचमेंट की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। तो ये एम्ब्रियो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होती है,
तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर इम्प्लांटेशन हो जाता, फिर वो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाती है फीटस में। फिर ये फीटस 9 मंथ तक इसका डेवलपमेंट चलता है। 9 मंथ के बाद जब फीटस कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है तो पार्चुरेशन की प्रोसेस से बेबी मदर बॉडी से डिलीवर आउट होता है। फिर उस मदर बॉडी डिलीवर आउट होता है और ये जो प्रोसेस है गेस्टेशन पीरियड की वो कंप्लीट हो जाती है। तो यही मेनली मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात थी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।